हेलो नमस्कार। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जो एसएन का कंसेप्ट है, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको पढ़ेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है और उसको प्रूव करके देखेंगे। और इस पर अर्थमेटिक मीन पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एक्सरसाइज 5B में दिया गया है RS अग्रवाल के बुक में। और हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स पर भी क्वेश्चन बनाएंगे जो कि RS अग्रवाल में तो 5C में दिया है, लेकिन अब NCERT से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के 4 या 5 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ AP, ठीक है, बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि AP को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कंसेप्ट का क्लियर होना। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन AP। उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग कुछ अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने किया है, और वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद हम लोगों ने कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को किया है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ये AP का पूरा करने के बाद आज हम लोग अर्थमेटिक मीन के टॉपिक पर आए हैं। तो इससे पहले अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि सबसे तो पहले यहाँ समझ लो कि जो A और B है, अगर कोई दो टर्म है A और B तो आपने एवरेज पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता था? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो अर्थमेटिक मीन एवरेज के ही बराबर है। लेकिन इसका AP में कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है देखिए, अगर 3 टर्म है A, B और C, और ये तीनों टर्म क्या है AP में है, ठीक है, तो जो बीच वाला टर्म होगा B होगा वो A और C का अर्थमेटिक मीन होगा। ये कैसे होता है तो देखिए, A और B के बीच का डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और B और C के बीच कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है, ठीक है। तो चूंकि AP में होने के लिए ये पहला कंडीशन होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस D है और इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस D है, B और C के बीच का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि B माइनस A इक्वल्स टू क्या होगा D, और C माइनस B इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी D होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि C माइनस B इक्वल्स टू B माइनस A, ठीक है। अगर B इस RHS में आए तो ये क्या लिख सकते हैं 2B, और A को LHS में लाने पर ये C प्लस A हो जाएगा, मतलब C प्लस A इज इक्वल्स टू 2B। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू A प्लस C। यही हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। इसके आधार पर आप और भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि इफ़ 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1, ठीक है, आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। इस टर्म्स पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यू हैव टू ड्वेल अपॉन दिस टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो तीनों हैं वो एक के बाद एक हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों AP में हैं तो अगर पहला टर्म A होगा, दूसरा टर्म A प्लस D या A माइनस D भी हो सकता है, A प्लस D या A माइनस D, और नेक्स्ट टर्म वही इसमें D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D या A माइनस 2D हो सकता है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म का ये मतलब है कि तीनों के मतलब दो टर्म के बीच का डिफरेंस और इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो इफ 3y माइनस 1, 3y plus 5 and 5y plus 1 are consecutive term of AP, then find the value of y। तो देखिए तीनों टर्म में हम देख चुके हैं कि consecutive टर्म है, तो जैसे अगर T1 T2 T3 माने तो ये क्या होगा T2, अभी हम लोगों ने देखा कि T2 T1 और T3 का अर्थमेटिक मीन होगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 3y प्लस 5 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, मीन्स 3y प्लस 5 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा B इज हाफ ऑफ A प्लस C,
सो हाफ ऑफ 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1, ठीक है। इस पर बेस्ड भी आप एक इक्वेशन बना करके 3y प्लस 5 का वैल्यू निकाल सकते हो। या हम लोग अगर रूट सॉल्यूशन पर जाएं तो क्या लिख सकते हैं, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T3 हमारा 5y प्लस 1 है, T2 3y प्लस 5 है और T1 3y माइनस 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हम समझ लिख सकते हैं कि 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 5 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो 5y माइनस 3y 2y और 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 3y कैंसिल, 5 प्लस 1 6, ठीक है। यहाँ आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 2 कैंसिल, यानी कि y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5, ठीक है। या अगर आप 2 कॉमन नहीं लेते हो तो 2y इक्वल्स टू 4 प्लस 6 10, तो y इक्वल्स टू 5। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। लेकिन y का वैल्यू 5 तो आ ही गया, लेकिन अगर आप AP निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो 3y माइनस 1, इसमें 5 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 14, ठीक है। इसमें रखेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20। और इसमें रखेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 26। तो हमारा जो AP आएगा वो क्या आएगा, 14, 20 और 26। तो we have AP with the first term equals to 14 and the common difference will be 6, okay, because 20 minus 14 is 6 और 26 minus 20 is 6। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पर आधारित। देखें, द सम ऑफ, यहाँ भी 3 consecutive terms of an AP is 21 and the sum of the squares of these terms is 165, find these terms। देखें यहाँ पर एक कंसेप्ट का डिस्कस करना ज़रूरी है। देखो जब भी आपसे 3 consecutive term, 2 consecutive term, 4 consecutive term, ऐसे जब आपसे क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में आप क्या करना कि जो टर्म्स है वो मेरे मानने पर आधारित है, मतलब टर्म्स आर बेस्ड ऑन आर अजम्पशन and we can assume anything whatever we want, but it should be within our terms and conditions of AP. That means the common difference between those two terms will be same only, and that's what we have to do, otherwise we can assume anything, okay। So see, अगर आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले टर्म को a माइनस डी ले लो, दूसरे को, अब देखो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस d है तो a माइनस डी प्लस डी कितना होगा, a होगा। फिर इसमें आप d ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 3a ही बचेगा, मतलब आपने एक पूरे के पूरे टर्म को अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने सहायता के लिए आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और ये गलत भी नहीं है। अगर आपको 4 टर्म्स लेना हो तो उस कंडीशन में भी ऐसे ही लेना कि आपका काम चल जाए, 4D नहीं 4 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग a माइनस 3D अगर लेते हैं तो a माइनस 3D मेरा पहला टर्म है और हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2D के बराबर होगा, मान लो प्लस 2D है, ठीक है। तो a माइनस 3D में 2D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी। a माइनस डी में 2D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी। और a प्लस डी में 2D ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 3D, ठीक है। इन सारे टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे हम देखेंगे 3D कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, केवल a बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एज्यूम ऐसे करना है कि आपका क्वेश्चन एज मच सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, अभी मैंने आपको बताया कि a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे, ठीक है। ऑफ एन AP इज 21, सम इज हाउ मच, 21, ठीक है। दैट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, डी कैंसिल, 3a इक्वल्स टू 21, ठीक है। 3a 21, तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। आ गया, बस सिंपल। अब आते हैं
एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ व्हाट, स्क्वायर्स, ठीक है, ऑफ दिस टर्म इज 165। तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बस सेम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। यहाँ ये ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये 2ad मैं बी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं इसीलिए। तो ये प्लस 2ad माइनस 2ad both will be cancelled, so it will be equal to a square plus a square plus a square, that is 3a square, and d square plus d square will be 2d square. So sum of squares are 3a square plus 2d square. Now it is given that ये दिया हुआ है कि sum of squares किसके बराबर है, 165 के बराबर है, मतलब 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165। और हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया कि a का वैल्यू क्या है, 7 है। तो दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 165, और 7 स्क्वायर इज 49, 49 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 147, ओके। 147 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 165, 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 165 माइनस 47, okay, so it will be 18, so d square will be 18 by 2 और d will be plus minus 3। तो हमें देखो यहाँ पर हमें a का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पर हमें d का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड दिस टर्म्स, ठीक है। तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं टर्म्स को। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो अब d का वैल्यू हमारे पास क्या आया, +3 और -3 बोथ, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख लो, सेम आंसर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ दोनों को लेकर दिखा दिया है। अगर आप d को -3 रखते हो तो a माइनस डी कितना हो जाएगा, पहला 10, दूसरा 7 और तीसरा 4, ठीक है। तो टर्म्स हो जाएंगे 10, 7, 4, ठीक है। यहाँ पर बस यही बात है, यहाँ पर टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। सेम टर्म्स विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज आर d कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, ओके। बट अगर आप d का वैल्यू 3 लेते हो तो आपको टर्म्स आ जाएंगे 4, 7 और 10। द टर्म्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज द वैल्यू ऑफ d इज पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं उस क्वेश्चन को लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के बेसिस पर और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि ओवरऑल जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लो, एक क्वेश्चन देखो और उस कंसेप्ट पर बेस्ड दो 3, 4 प्रॉब्लम तो दिया ही हुआ रहता है RS अग्रवाल के बुक में, तो आप उस प्रॉब्लम्स को बनाओ। उस प्रॉब्लम्स को बनाने में अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न आता है तो आप उसका कमेंट में आप डालो कि इस प्रॉब्लम में यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करूँगा या मैं फिर से उसकी वीडियो बना करके डाल दूँगा, ओके। चलो तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, देखो आ गया, डिवाइड 32 इंटू कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स, विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। 32 को 4 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। और ये चारों क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए टर्म्स ऑफ AP। टर्म्स ऑफ AP कहने का मतलब कि इन चारों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि एक तो AP में होगा, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। मान लो कि ये T1 लिया, ये T2, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, देखो आप ध्यान से देखो, ये जो 32 है इसको 4 भाग में बांटना है, ठीक है। एक मान लो T1, दूसरा T2, तीसरा T3 और चौथा T4। तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है।
ये चारों का सम कितना है 32 है। इन चारों का सम कितना है 32 है। और कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म मतलब T1 मल्टीप्लाइड बाय T4 इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म मतलब T1 मल्टीप्लाइड बाय T4 डिवाइडेड बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय T3। ये कितना है? ये 7/15 है। देखो जब आप क्वेश्चन को ऐसे क्रिस्टल क्लियर वे में समझोगे, ठीक है, तब आप उस प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियर अप्रोच के साथ आप प्रॉब्लम कर सकते हो। तो देखो ये हम लोग क्वेश्चन समझ गए। तो चूंकि अब 4 टर्म्स है तो मैंने बताया कि आप टर्म्स को ऐसे लिखो कि उसमें से कोई एक चीज़ कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम टर्म्स को क्या लिखेंगे, मैंने अभी बताया कि अगर 4D हो तो आप a-3D, a-d, a+d और a+ क्या 3D ये ले सकते हो। ये देखो ये मेरे एजम्पशन पर था, लेकिन ये AP में है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 2D है, इसके भी बीच का डिफरेंस 2D है, इसके भी बीच का डिफरेंस 2D है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हमने तो कभी कहीं कोई रूल वैलिड किया ही नहीं। तो 4 टर्म्स ऑफ AP क्या क्या हो गए, a-3D, a-d और a+d, a+3D, ठीक है। जहाँ पर कि यहाँ पर D नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल्स टू +2D है, ठीक है। D नहीं, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है +2D के बराबर है, ठीक है। अब हम चूंकि जानते हैं कि सम ऑफ टर्म्स 32 है, तो अभी मैंने बताया था ना T1 + T2 + T3 + T4, तो चारों को ऐड कर देंगे a-3D, a-d, a+d, a+3D, 3D + 3D -3D कैंसिल, -d + d कैंसिल, ठीक है। तो 4a = 32। तो a का वैल्यू हमें 8 पता चल गया। तो हमारा आधा प्रॉब्लम तो यहीं से दूर हो गया। अब चलते हैं, आधा प्रॉब्लम जब ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म दैट मीन्स T1 मल्टीप्लाइड बाय T4 कितना होता है, तो a-3D इंटू a+3D। ये क्या है a-b इंटू a+b के कंसेप्ट पर फॉर्मूला है। a-b इंटू a+b कितना होता है a² - b²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a² - 9d², ठीक है। सिमिलर सेम हियर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो a-d इंटू a+d कितना हो जाएगा a² - d², ठीक है। जब हम लोग इसका रेशियो लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं a² - 9d² बाई a² - d² इक्वल्स टू 7/15। मल्टीप्लाइंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15 इंटू a² - 9d², सो इट विल बी 15a² - 15 9 = 135, 15a² - 135d² इक्वल्स टू 7a² - 7d², ठीक है। तो 15 - 7 8a² एंड 135 - 7 128, ठीक है। 8a² इक्वल्स टू 128 क्या हो गया d²। तो 8 1 = 8 एंड 4 8 8 6 48, ठीक है। तो a² इक्वल्स टू 16d², ठीक है। तो हमें तो पता है a का वैल्यू, बट हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए a का वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। तो d² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a² डिवाइड बाई 16, ठीक है। a² का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 डिवाइड बाई 16 कितना होता है 4। तो d² का वैल्यू हमारा 4 है, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा √4, और √4 इक्वल्स टू क्या होता है √4 इक्वल्स टू होता है +-2, ठीक है। कुछ लोग इसे बस +2 लिखते हैं, लेकिन नहीं, इसका वैल्यू -2 भी होगा, ठीक है। तो d का वैल्यू ये आ गया। तो हमारा अब देखिए कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a-3d यानी 8 - 3 इंटू 2, तो 2 6 10 और 14, ये क्या हो गया ये AP का वैल्यू हो गया। AP 2 6 10 और 14, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इस दोनों के बीच का 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखिए जो पहला चैप्टर था ये बहुत ही बड़ा चैप्टर और अच्छा चैप्टर था, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने थे।
तो हम लोग इस कंसेप्ट का हम लोगों ने 2 चैप्टर्स में यूज़ किया और लगभग 20 to 25 प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियो में। और इतने ही लगभग आप इतने प्रॉब्लम खुद से भी बनाओ, तब आपका इस कंसेप्ट पर ज़रूर अच्छा पकड़ होगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, तो अगर इस कंसेप्ट पर और भी क्वेश्चन आए तो आप मुझे बताओ, मैं ज़रूर उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको मैं रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ऐसे जाता है। ठीक है, अभी तक जैसे एक प्रॉब्लम भी आया था, उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ निकाले थे, लेकिन मैंने वहाँ कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ़ फ्लावर्स निकालना हो, ठीक है, या प्लांट्स निकालना हो, तो फिर आप क्या करोगे, तो उसी की बारी अभी आई है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम मतलब क्या है, जैसे देखो ये एक एपी है, 2, 5, 8, 11 और 14। ठीक है, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, ये एक एपी है। अब इसमें या तो कोई आपसे पूछे कि फाइंड द nth टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, तो 2 प्लस 9 इंटू 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 2 ये 29। ठीक है, तो T10 का तो वैल्यू 29 आ गया, लेकिन कोई कहे आपको 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, और आपसे कहे कि 10वें टर्म पर तक बेटा सम करो, तब आप क्या करोगे, तब आप जोड़ोगे, 2 5 7 हुआ, 7 8 15 हुआ, 15 11 26 हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, आप जोड़ते रहोगे। लेकिन उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि कोई एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, इस फॉर्मेट में है, तो हमारा nth टर्म क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब हमें निकालना है कि a से लेकर के हमें Sn निकालना है। ठीक है, मान लेते कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो Sn है उसको यहाँ S लिखा गया है, तो S मतलब क्या कि a से लेकर के और a प्लस मतलब Tn तक। ठीक है, मान लो T1 से लेकर और Tn तक। ठीक है, आपको उसका सम फाइंड करना है, तो देखो आप उसको उसी फॉर्मेट में लिख लो, तो T1 क्या हो जाएगा a, T2 हो जाएगा a प्लस डी, T3 हो जाएगा a प्लस 2d, और ऐसे करके Tn क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। तो देखो इसी Sn को, ये जो दिया हुआ है, इसी को आप क्या करो, सीधे रिवर्स टर्म में लिख लो। ठीक है, जो यहाँ था उसको यहाँ, जो यहाँ था इसको यहाँ, जो यहाँ है उसको सबसे लास्ट में, जो यहाँ है उसको यहाँ, और जो यहाँ है उसको यहाँ। इसमें इतने सारे लाइन हो गए, कुछ दिख नहीं रहा होगा। देखिए जैसा सम है, मतलब a से लेकर के T1 से लेकर के Tn तक, आप उसको उसके ठीक रिवर्स में देखो, जो एडिशन में आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, वैल्यू तो सेम ही होता है, या आप a प्लस बी प्लस सी लिखो, तो उसी को आप c प्लस बी प्लस ए भी तो लिख सकते हो। वही बात यहाँ हो रही है, या तो आप इसको ठीक एंड से लिखना स्टार्ट करो, तो वैल्यू तो बराबर ही होगा। तो वैल्यू जब बराबर ही होगा तो चलिए हम देखते हैं। देखो अब इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा, s प्लस एस 2s। ठीक है, अब देखो ये कितने बार है, ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ये n टाइम्स है, कितने बार है, n बार। ठीक है, n टाइम्स है, और ठीक ये भी n टाइम्स है, n टाइम्स है। तो इसमें प्रत्येक टर्म में तो a आ रहा है, देखो फर्स्ट में भी a,
सेकेंड में भी ए, थर्ड में भी ए, ऐसा ऐसा करके n बार इसमें ए आएगा। और ठीक उसी प्रकार n बार इसमें भी ए आएगा। मतलब अगर हम a और a को ऐड कर लें तो ये 2a कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। या आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि s 2s हो गया तो a इंटू एन, क्योंकि देखो इसमें a n बार आया और इसमें भी a n बार आया प्लस a इंटू एन। तो इसको हम लोग n कॉमन लेकर के a प्लस ए लिख सकते हैं, तो 2a प्लस एन। अब देखो, अब आप देखो d वाले कितने टर्म्स हैं, देखो d वाले टर्म्स कितने हैं, d वाले n से एक कम हैं, क्योंकि एक टर्म यहाँ है a और एक टर्म यहाँ है a, ठीक है। इस दोनों टर्म में d कहीं नहीं है, इस दोनों टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म है t1 है और t1 में क्या होता है हम जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n का वैल्यू आप 1 रख लो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 0d, मतलब कि a। तो d जो टर्म है ये टर्म n माइनस 1 बार ही आता है, ये n बार नहीं आएगा। a टर्म n बार आता है लेकिन d टर्म हमारा n माइनस 1 बार आता है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो d, ये d यहाँ आ गया और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ND माइनस डी, ठीक है। फिर इसको यहाँ आप लिखो 2D प्लस 2D, फिर ND माइनस 2D हो गया। तो ऐसे कर करके जब हम n माइनस 1 तक जाएंगे तो ये D 2D 2D 3D 3D ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा केवल ND बचेगा। क्या बचेगा, ND, और ND हर टर्म में बचेगा, ठीक है। जैसे आप इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या हुआ D प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने a को अलग लिख लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं d प्लस ND माइनस डी। तो देखो d और d कैंसिल हो गया तो ये ND बचा, और ये ND कितनी बार बचेगा, तो ये ND प्रत्येक टर्म में बचेगा। और ये टर्म कितने हैं, तो ये टर्म टोटल टर्म से एक कम है, और टोटल टर्म कितना है, तो n टर्म है, तो टोटल से कम, मतलब ये जो ND है ये n माइनस 1 बार आएगा, इट विल कम n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए 2s इक्वल्स टू s और s को ऐड किया तो क्या आया, s और s को ऐड करने पर 2s आया। तो 2s इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2a कितने बार, n बार, मतलब 2a इंटू एन, और ये ND कितने बार, n माइनस 1 बार, तो इसको लिख सकते हैं ND इंटू एन माइनस 1। देखो यहीं पर यहाँ लिखे हैं 2s इक्वल्स टू 2a इंटू एन प्लस ND इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें से हम n को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से n को ले लिया तो ये क्या बचा 2a, और यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी बचा। यहाँ पर n अगर कॉमन ले लिया तो बचा 2a, और यहाँ पर क्या बचा n कॉमन ले लिया तो ये d इंटू एन माइनस 1 या n माइनस 1 इंटू डी। तो 2s इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है कि Sn अगर आपको निकालना है तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये था इस फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप समझो कि फार्मूला कहाँ से आता है। देखो अब इस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम लोग 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, n माइनस डी को एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब देखो इस दोनों को एक साथ लेने पर ये क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं या tn भी आप लिख सकते हो, l या tn भी लिख सकते हैं। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
n/2 इंटू ए प्लस एल। तो Sn का ये भी एक फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या सीखा कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको याद कर लेना, और सम ऑफ एन टर्म्स का डेरिवेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी के 22 टर्म्स के सम को बताइए। तो देखिए, अभी हम लोग बेसिक को डिस्कस नहीं करेंगे, ए इक्वल्स टू इतना वो अब हम लोग अब समझ चुके हैं। तो देखो, ये प्रॉब्लम गिवन है 8 3 -2। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 22 टर्म्स। तो n इक्वल्स टू 22। ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, डी का वैल्यू -5 दिया है। आप समझ सकते हैं कैसे -5, चलो बता देते हैं। 3 - 8 करोगे, T2 - T1 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। या -2 -3 करोगे, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -5 है, n 22 है, a 8 है। तो हमें Sn का वैल्यू निकालना है। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2, n इक्वल्स टू 22, 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n-1, यही n का वैल्यू आपको 22 रखना है। तो 22 - 1 इंटू -5 मतलब 16 - 105 इंटू 11। तो 11 - 89, तो S22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -979 हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी -979। समझ गए ये फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस कंसेप्ट पर। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दिस वन 9 17 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन, ठीक है, टू गिव अ सम ऑफ 636। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है। देखो, मैंने बेसिक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं लिया है, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कवर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया हूँ। आप उस क्वेश्चन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, RS अग्रवाल में हो, KC सिन्हा में हो, RD शर्मा में हो, जो भी बुक आपको अच्छा लगे उसको उससे बनाओ और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, यहाँ पर Sn का वैल्यू गिवन है, Sn इक्वल्स टू 636। ठीक है, और टर्म हमारे गिवन है 9 17 25 एंड सो ऑन। तो ये 9 A इक्वल्स टू 9 यहाँ पर है, D इक्वल्स टू क्या है, 17 - 9 8, और n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि n का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, तो देखिए आप, Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला को दोहराएंगे क्योंकि अभी याद नहीं हुआ है। तो 636 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 18 प्लस n-1 इंटू 8। देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप इससे अच्छा भी कर सकते हो। देखो 2 से पहले डिवाइड ही कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 18/2 प्लस n-1 इंटू 8/2। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 636 इक्वल्स टू n इंटू 9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई n-1। ठीक है, इसको फिर बाद में करेंगे, या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1272 इक्वल्स टू n इंटू 18 प्लस 8n-8। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहाँ पर डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय 2 किया था। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, 636 इक्वल्स टू हाउ मच, n इंटू 9 प्लस, देखो ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, n-1 इंटू 4। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू, अब देखो 9 प्लस 4n-4, तो ये क्या हो जाएगा, 636 इक्वल्स टू 9 प्लस 4n-4, यानी कि 4n, यानी n तो मल्टीप्लाई में था ही, n इंटू 4n एंड प्लस 5। ठीक है,
यही टर्म यहाँ लिखा हुआ है, n इंटू 4n प्लस 5 इक्वल्स टू 636। तो एक्सपेंड करने पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये LHS में आया, माइनस हो गया, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ बच्चे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके होंगे कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो जो पढ़ चुके हैं वो आप स्प्लिट करो इसको, और जो नहीं पढ़े हो वो देखो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। तो देखो 4n स्क्वायर को माइनस 636 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस 4 6 24, 2544। ठीक है, ये आ जाएगा 2544, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस मैं लिखता हूँ 2544 n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मिडिल टर्म पॉजिटिव है, मतलब कि आपको 5n को दो ऐसे टर्म में डिवाइड करना है कि उसका सम तो पॉजिटिव आए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई जो आए वो निगेटिव आए। तो ये किस केस में हो सकता है कि जो बड़ा टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा टर्म होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, जो बड़ा टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो छोटा टर्म होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम 2544 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, आप करो, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 636। फिर 2 से करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 8, यही हो जाएगा ना, 2 3, हाँ 3 1 8। अब 3 1 8 को आप 2 से करो तो 2 1 जा 2, और 1 1 2 5 जा 2 5 जा 10, 1 8 2 9 जा 18। ठीक है, फिर 2 से करो तो 2 7 जा कितना 14, सॉरी 159, ओहो ये 159 आया था ना, तो आप इसको 3 से करो तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, 53। ठीक है, तो ये 53 आएगा, और आगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्म। तो हम मिडिल टर्म को लिख सकते हैं, 5n को लिख सकते हैं 53n माइनस 48n, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और एडिशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एडिशन ये होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर n कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस 53, और यहाँ पर माइनस 12 कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 यहाँ, सॉरी 4n प्लस 53 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू माइनस 53/4, जो वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ जाएगा। मतलब कि 12 टर्म पर तक अगर वो ऐड करेगा तो वैल्यू 636 उसको मिल जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन था। देखो कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब भैया 12 टर्म तक आप ऐड करो, आपको 636 वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, शायद क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी कर दें, और ख़ुद भी आप रिवीजन करें, आपकी पढ़ाई अच्छी करें। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। सो बाय फॉर नाउ।